नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल सेट की, जो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि जैक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जिसे मैट्रिक के भी नाम से जानते हैं, तो उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं और उसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस से। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं और कुछ यहाँ पर नोटिस को भी पढ़ लेते हैं। ये वाला डिटेल जो निर्देश है, इससे आपको अनुभव होगा कि एग्जाम में हमें कैसे अपने क्या-क्या करना है। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि ये जो एग्जाम है वो आपको 80 मार्क्स का होगा। उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, 30 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड में कुल 46 प्रश्न हैं। उनमें से 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, यानी 1 नंबर वाले, और 6 प्रश्न अति लघु प्रश्न हैं, यानी 2 नंबर वाले, और 6 प्रश्न 3 अंक के हैं और 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं। तो कुल 4 खंडों में आपको 46 प्रश्न मिलेंगे। आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में, इस वीडियो में उन 30 एमसीक्यू को देखेंगे जो कि जैक बोर्ड ने जारी किए हैं आपके लिए इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो देखते हैं हम सेक्शन ए के पहले प्रश्न को। कह रहा है कि इसमें आपको सबका उत्तर देना है, क्योंकि किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, उसको आप चुनें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? अब आप जानेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा खींची जाती है। ठीक है, जैसे कि कोयले का जलना, तो ये ऊष्मा छोड़ेगा। वनस्पति पदार्थों को खाद में अपघटन करना, ये भी ऊष्मा छोड़ेगा। श्वसन की प्रक्रिया, ये भी ऊष्मा छोड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इसमें कभी भी ऊष्मा नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर होगा एक का आंसर डी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। कह रहा है, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो नमी वाली गैस है। वो जिस बर्तन में रखी जाएगी उसकी दीवारों पर छोटे 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 दाने बन जाएंगे जल के, जल वाष्प के। तो इसे खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड उसमें डाला जाता, गुजारा जाता है उसको। और इस ऐसा करने से जो कैल्शियम क्लोराइड है उस गैस की नमी को अवशोषित कर लेता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस से नमी को अवशोषित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? यानी कौन सा ऐसा है गुण जो समजातीय श्रेणी में नहीं होता है? तो CH2 14U आणविक द्रव्यमानंतर ये होता है। भौतिक गुणों में क्रमिकता ये भी होता है। कार्यात्मक समूह में इसमें भी होता है, लेकिन इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसे गुण वाले होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 3 का ए। ठीक है, 4 का हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वैसी अभिक्रिया जो दो विस्थापन हो। जैसे यहां देखिए ऑप्शन नंबर 2 को, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम के साथ चला गया
क्लोरीन। आप देखिए सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया है, जबकि सोडियम के साथ सल्फेट था, और बेरियम के साथ पहले क्लोरीन था, अब बेरियम के साथ क्या आ गया है, तो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया है। तो दोनों विस्थापित हो गए हैं, इसलिए इसे हम द्विविस्थापित अभिक्रिया कहेंगे। तो 4 का आंसर हमारा होगा बी, केवल 2 नंबर। ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए आप, कह रहा जल का विद्युत अवघटन अभिक्रिया है। तो जल के विद्युत अवघटन के दौरान दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात है। देखिए किसी भी कारण से हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2 होगा, क्योंकि देख लीजिए H2O 2 भाग हाइड्रोजन है, तो 1 भाग उसमें ऑक्सीजन मिला है, इसलिए 2:1 हमारा राइट आंसर होगा। 6वां प्रश्न है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला करता है अम्ल। ठीक है। लाल को नहीं, लाल को नीला करता है क्षार। ठीक है, क्षारक भी बोलते हैं इसको। क्षारक लाल को नीला करता है, लेकिन यहां कह रहा है कि इसका परिवर्तन उलटना है। परिवर्तन उलटना है, तो हमें क्षारक नहीं चाहिए। इस परिवर्तन को में आप पलटना चाहते हैं तो आपको अम्ल की जरूरत होगी। अम्ल की जरूरत होगी, और अम्ल यहां पर कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक टार्टेरिक एसिड है। ठीक है, ये सब आपको याद करने की जरूरत है। और टार्टेरिक एसिड अगर आप पूछेंगे कौन से खाद्य पदार्थ में मिलता है, तो टार्टेरिक एसिड आपको इमली में मिलेगा। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलने से बेकिंग पाउडर बनता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे जाते हैं कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये तन्यता है। याद रखिएगा ये क्या है, तन्यता। और आघात वर्ध्यता क्या है, कि धातु को पीट पीट कर चादर बना देना, यानी प्लेट की तरह बना देना, आघात वर्ध्यता है। और ध्वनिमय क्या है, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जैसे टन वाली, वो ध्वनिमय है। और चालकता क्या है, कि इसके से अंदर उस पदार्थ के अंदर से विद्युत या फिर तापमान गुजर जाएगा, यानी सुचालक होता है ये, यही बात कह रहा है। तो इसका आंसर क्या है, तन्यता। अब 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो उसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आयनिक यौगिक है कौन। तो आयनिक यौगिक वैसे पदार्थ हैं जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक में जल्दी गलेगा नहीं, क्वथनांक में जल्दी खोलेगा नहीं, यानी गलना और डपकना, उबलना, ये गलनांक और क्वथनांक कहलाता है। ये बहुत कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं, टूट जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उच्च आयनिक बंधन में जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। ये केरोसिन में नहीं घुलेगा, जितना भी कार्बनिक ऑयल होते हैं इसमें नहीं घुलेगा ये। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि ये ठोस होते हैं, तो हमें ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन को छांटना है जो ठोस नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन ठोस नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर ठोस नहीं है, ये लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर 2 किसके किसके साथ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसमें और इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड, KCl जो है, ये पोटेशियम क्लोराइड ये नमक की तरह होता है। सोडियम क्लोराइड ये भी नमक की तरह होता है, तो ये दोनों तो है। एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को जाएंगे, 2 और 3 वाले ऑप्शन को हम जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ये वाला आयनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, पहला निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में OH कार्यात्मक समूह होता है। ओ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, OH को बोलते हैं नॉल। OH को क्या कहते हैं, नॉल कहते हैं, याद रखिएगा। OH को हम कहते हैं नॉल। तो यहाँ पर नॉल वाला कौन है, ब्यूटेनॉल। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है CHO। CHO को नल कहते हैं, CHO को क्या कहते हैं, नल। याद रखिएगा, ये सब याद करने की जरूरत है। OH को नॉल कहते हैं,
और CHO को नल कहते हैं। CHO को नल कहते हैं। तो खोजिए कौन सा में नल है। प्रोपेनल, देखिए प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। जब हमने आपको पाचन तंत्र वाला वीडियो दिया था, हमने कई क्लासेस आपको दिए हैं जिससे क्वेश्चन लड़े हैं, तो पाचन तंत्र वाला हमने कहा था कि छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, वहां भोजन पूर्ण रूपेण पच जाता है। अगला है 13वां प्रश्न, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, श्वास नली और स्वर यंत्र में नहीं। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इस पर भी हमने क्लासेस दिए हुए हैं। जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसी में आपका ये होता है, ये गले में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया एल्वियोली और गले। चलिए आप खुद बताते हैं, जब ये जो हमारी फेफड़े होती है, इस प्रकार के हमारे दो फेफड़े होते हैं, इसमें गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसमें श्वास नली से जाकर के हवा इसमें भरती है, तो इसको एल्वियोली कहते हैं। और गला, ठीक है, आदान प्रदान के लिए। तो यहाँ से क्या होता है कि गैस रक्त कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है, और गला द्वारा आदान प्रदान होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना गला द्वारा होता है। तो 13 का क्या होना चाहिए, एल्वियोली तो होता है, लेकिन गला में दो चीजें होती है, एक श्वास नली होती है और एक आहार नली होती है। तो सिर्फ गला कहना ये उचित नहीं होगा। तो एल्वियोली तो हो गया, तो अब देखिए अब चुनिएगा किसे। तो एल्वियोली होता कहाँ है, तो एल्वियोली होता है फेफड़ा में, और फेफड़ों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, उसी में होता है एल्वियोली। तो हम अगर चुनेंगे तो बी को चुनेंगे, ये नहीं कि गला है तो हम सी को चुन लें, ठीक है। 14 का देखिए, कह रहा मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए मस्तिष्क के बारे में बताते हैं। तो मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो सोचने का काम, ग्राही अंगों को लेना, मतलब सूचनाओं को लेने का काम अग्र मस्तिष्क का है, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क जो है वो स्टोरेज है, जबकि मेडुला का काम है आपकी स्थिति को नियंत्रित करना। कुछ कार्य जो होते हैं मेरुरज्जु के द्वारा होते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है मेडुला, और मेरुरज्जु तक संदेश को पहुंचाता है। तो अब हम ऑप्शन पर देखेंगे, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला पश्चिम मस्तिष्क है, ये गलत है। अभी हमने कहा कि सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, एक गलत। श्रवण, गंध, स्मृति आदि, दृष्टि अग्र मस्तिष्क में, हाँ ये देखने वाला भाग है, सूचना यहाँ पर आती है, तो ये दो सही हो गया। तीसरा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क मेडुला द्वारा होती है, ये भी सही लग रहा है मुझे। अब हम देखेंगे कि चौथा सही है कि नहीं। तो सेरेब्लम जो है शरीर की मुद्रा को संतुलित करता है, ये गलत है। सेरेब्लम शरीर की मुद्रा को संतुलित नहीं करता है। तो हम बात कर रहे हैं आंसर की। तो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 3 हमने आपको सही बताया, सी। नेक्स्ट है 15वां सवाल, बेमेल जोड़ी का चयन करें, जो अलग जोड़ी है उसको हटाइए। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण में बनता है, बिल्कुल सही है, यहां से हार्मोन निकलता है, वृषण यानी अंडकोश के पास। और एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और ये सब हमने कई बार आपको बता चुका है। एड्रेनिलिन जो होता है वो किडनी से निकलता है। एड्रेनिलिन किडनी से निकलता है जब शरीर को ऐसा लगता है खतरा महसूस होता है, तो दिमाग संकेत देता है एड्रेनिलिन को, अधिवृक्क भी उसके कहते हैं, कि आप एड्रेनलिन रिलीज कीजिए। और जब एड्रेनलिन रिलीज होगा तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा, पसीने छूटने लगेंगे, टेंशन हो जाएगा, और बहुत तेजी से निर्णय ले पाएंगे और भाग जाएंगे। डर जब होता है ना, तो उस समय ये सब रिलीज होता है। तो कौन सा बेमेल है, तो एड्रेनलिन पिट्यूटरी से नहीं निकलता है। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। कह रहा एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला, नर का कौन सा होगा, तो नर का होगा परागकोश,
और आज हमने ऑफलाइन की क्लास में आपको ये बताया, दिखाया भी तस्वीर में फूल मंगा करके। तो पराग कोष नर हो गया और अंडाशय मादा हो गया। तो कितना सिंपल जवाब हुआ इसका, सी। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। 17वां है, अमीबा, स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषता यह है। देखिए तीनों के तीनों में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पर संयोग देखिए, आज ही हमने ये सब बातें आपको बताई थी। सभी में अलैंगिक जनन होता है, किसी में भी लैंगिक जनन नहीं होता है। 18वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से उस सूची का चयन करें जो अर्जित लक्षण, विरासत में नहीं मिला हो। विरासत मतलब होता है माता पिता से जो चीज हमें मिलता है वो विरासत है। जैसे आंखों का रंग तो माता पिता का रंग जैसा हो सकता है। त्वचा का रंग, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो सकते हैं। शरीर का आकार यानी कि मोटा पतला, ये माता पिता से विरासत में नहीं मिलता। अगर आप कसरत करते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो आपका हट्टा खट्टा हो जाएगा, खाने पर आपका हट्टा खट्टा शरीर खाना से हो सकता है। बालों की प्रकृति, किसी का भूरा किसी का काला, ये सब जेनेटिक है, ये आपको विरासत में मिल सकता है। आंसर क्या होगा, शरीर का आकार। 19वां देखिए, प्राकृतिक चयन के प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया है। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे इस संसार में वही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है जो समय के साथ अपने आप में बदलाव करते रहता है। तो कहने का अर्थ है अगर डायनासोर अपने शरीर में बदलाव करता तो आज वो भी यहाँ पर होता धरती पर, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए वो समाप्त हो गया। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? अब आपको देखिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। आपको सबसे पहले देखना है कि लेंस कौन सा है और कैसे आप डायोप्टर से शक्ति में कीजिएगा। दोनों मिला के 100 होना चाहिए। तो 25 चौका 100 माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 मीटर का एक डायोप्टर होता है। याद है ना, 100 अगर है आपका, ठीक है, 100 मीटर आपका फोकस दूरी है तो आपका एक डायोप्टर हुआ। अब सीधा सीधी इस तरह रखिएगा तो 100 सब में पूर रहा है। अब आपका देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कहाँ लगता है? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। तो देखते हैं, उत्तल लेंस प्लस में है, हाँ होता है। उत्तल लेंस माइनस में नहीं, उत्तल लेंस माइनस में नहीं होता है। अवतल लेंस प्लस में, देखिए ऑप्शन ए उत्तल लेंस प्लस 4 है तो यही आंसर होगा। देखिए उत्तल लेंस माइनस, माइनस में अवतल लेंस होता है। सी नंबर में देखिए अवतल लेंस प्लस में है, यहाँ देखिए माइनस प्लस, इसकी बात कर रहा हूं। अवतल लेंस माइनस में होता है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अवतल लेंस माइनस में होता है और जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर हो, तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ। अब आप ये देखिए कि लेंस जो है आंखों में लगाया जाएगा। तो आप इस तरह याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं कि आंखों में आपको लगाना है तो आप आंख में अवतल उत्तल दोनों लगता है। ठीक है, यहाँ कह रहा -4 डायोप्टर की शक्ति होती है। कभी भी डायोप्टर जो होगा, कभी भी आप डायोप्टर में लगाएंगे तो माइनस में नहीं करना है, आपको प्लस वाला ही चुनना है। ठीक है, इसलिए हमारी आंसर हो जाएगा ए, हम ए वाला लेके चलेंगे। यहाँ देखिए कि कह रहा है अनंत में रखी हुई वस्तु अत्यंत छोटा और बिंदु के आकार का, चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, अगर अनंत में वस्तु रखी है तो उसका आकार हमेशा ही छोटा होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा सभी, यानी कि अवतल में भी होगा, उत्तल में भी होगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस सब में छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत मतलब कहाँ रखा है उसको कुछ पता नहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, तो वो छोटा ही दिखेगा सब प्रकार के लेंस दर्पण में। अब यहाँ 22 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसका मतलब वो नजदीक को देख सकता है। तो नजदीक को देख सकता है तो उसे कौन सी बीमारी है? निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए हम कौन सा लेंस लेंगे? अवतल लेंगे। और अवतल के लिए हमने अभी क्या बताया, माइनस होगा। तो जो भी आंसर होगा हमारा वो माइनस होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ 100 कहाँ है? तो देखो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो ऑप्शन में से सी और डी नहीं होगा।
सी और डी तो ऐसे ही छट गया, ठीक है, 20 पंचे 100 होगा, तो यही दोनों में आंसर होगा। और अभी हमने कहा कि अवतल है तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, तो -5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए कि इंद्रधनुष की घटना शामिल है, तो इंद्रधनुष की घटना में अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिर्फ और सिर्फ हीरा में होता है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिर्फ हीरा में होता है। तो ये तो हम काट देंगे, बी और सी डी हमारा कट गया। अब बचा ए और ये, तो यहाँ पर देखिए विक्षेपण, विक्षेपण की घटना होती है, तो विक्षेपण तो है, अपवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन का मतलब होता है कि अगर हम एक कांच के गिलास में पानी रखे हैं और उसमें एक पेंसिल डालेंगे तो वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। ये अपवर्तन की घटना इंद्रधनुष में नहीं होती, इंद्रधनुष में परावर्तन की घटना होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 देखिए, आधा 1/5 ओम वाले प्रतिरोधों का उपयोग करके सबसे न्यूनतम प्रतिरोधक, तो आप खुद देख लीजिए सबसे न्यूनतम कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो 1/25, 1/25 ओम सबसे छोटा आपका यही है, और दूसरा तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोध अलग चीज होता है, प्रतिरोध अलग चीज होता है, रोध प्रतिरोध अलग चीज होता है और प्रतिरोधकता अलग चीज होता है। रोधकता ये गुण है, ये गुण है एक प्रतिरोध का, कि मान लीजिए बल्ब 5 ओम का है, तो 5 ओम बल्ब का प्रतिरोध हो गया, लेकिन ये जो गुण है कि वो रुकावट डालेगा, तो ये कभी नहीं बदलता है। जो प्रतिरोधकता होता है तापमान बदलने से नहीं बदलता है, लेकिन प्रतिरोध बदल जाता है, याद रखिएगा, प्रतिरोध तापमान बदलने पर बदल जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता तापमान बदलने पर नहीं बदलता है। गलत चुनिए, गलत चुनते हैं। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को जानने का सरल नियम, बिल्कुल सही बात है। उसने क्या कहा था, ऐसा आप सेट कीजिए मध्यमा अंगुष्ठा और तर्जनी को, तो ये आपका धारा की दिशा हो गया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया, ये बल की दिशा हो गया। इस तरह करके उसने बताया था, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा के ये चालकों के कारण क्षेत्र की दिशा भी पता चल जाएगा। हाँ, क्षेत्र की, देखिए इसमें 3 चीज पता चलेगा, बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। ये फ्लेमिंग का बायां और दायां दोनों हाथ के नियम से पता चलता है। अब यहाँ एक बात लिखा हुआ है, भारत में जो एसी करंट है वो 150 सेकंड के बाद दिशा बदल जाती है, 1/50 सेकंड के बाद। ये भारत में क्या करंट स्पेशल होता है क्या, एसी करंट अगर कहीं भी है तो अपने हिसाब से जो बदल रहा है वो सब जगह एक ही हिसाब से बदलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में है तो 1/50 सेकंड में बदलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और दिष्ट धारा में क्या होता है, डायरेक्ट करंट हमेशा एक दिशा में बहता है, माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। लेकिन डीसी करंट ये हुआ आपका, ये डीसी करंट, एसी करंट क्या होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरह चलता है। इसको संतुलित करने के लिए 2 तार चलती है, ठीक है, तो ये दिशा बदलती है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये दिशा बदल लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू उपकरण को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा विधि, ये हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था। ये फ्यूज है, जब आप फ्यूज लगाते हैं तो ओवरलोड से बच सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं। और आजकल क्या क्या यूज होने लगा है, आजकल आरसीसीबी और एमसीबी भी होता है, ठीक है। 28 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र में मान लीजिए कि आप घूमने गए मैथन डैम, पतरातू डैम या फिर और कोई डैम घूमने गए, तो वहां पर आप पाएंगे कि जल को स्टोरेज करके बहुत बड़े डैम में रखा जाता है। डैम में पानी जमा है, जब इसको खोलेगा जिससे टरबाइन घूमेगा, तो क्या हुआ, जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको किसमें बदल दिया गया, विद्युत ऊर्जा में। तो हम ऑप्शन खोजेंगे स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमें। नेक्स्ट देखिए, जो जीव विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके
अकार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। तो विकिरण किससे निकलता है? सूर्य से। सूर्य से जो विकिरण निकलता है यानी किरण निकलता है, उसका यूज कौन करेगा? जो उत्पादक होते हैं। उत्पादक उत्पादक कौन होते हैं? तो पौधे होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। यही तो सूर्य का ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो उत्पादक हमारा आंसर हो गया बी। तीसवां देखिए, चिपको आंदोलन द्वारा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। तो चिपको आंदोलन द्वारा क्या दिया गया कि अगर हम वन को बचाना है तो समुदाय का प्रयोग, समुदाय को शामिल करना होगा, सभी को मिल करके बन। तो ये लोग करते क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी बिश्नोई, ये लोग मिल करके पेड़ों से चिपक जाते थे और वहां के स्थानीय जनता भी लोग जाकर के खेजड़ी नामक वृक्ष के में जाकर के चिपकते थे और इस तरह पेड़ों को कटने से बचाते थे। तो यहाँ पर क्या संदेश मिला कि वन को संरक्षण करना है तो समुदाय को शामिल कीजिए। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमने कराए आपके लिए, जो कि मॉडल सेट से हैं। और मॉडल सेट अभी एक आया है, अगर दूसरा आएगा तो मैं दूसरा बना दूंगा। ये साइंस का है, साइंस का हमने बना दिया। अब हम साइंस के बाद दूसरे सब्जेक्ट का बनाऊंगा, कल मिलेगा। तो इसके लिए अब क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें इस तरह घंटी वाला, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं दूसरा क्लास ला दूंगा। और हमारे लाइव क्लासेस 9th क्लास के चल रहे हैं, लाइव क्लासेस शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। और हमने अब एक चैप्टर कल हो जाएगा कंप्लीट मैथ का, मैथ कंप्लीट करा दिया है झारखंड बोर्ड का 9th का, और एक चैप्टर बचा है प्रायिकता, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा, कल 7 तारीख को। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें इस बात को और बच्चों को जोड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।